ये सबसे पहले समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आप ज़रा गौर से इसको पढ़ें और इसको समझें कि क्लासिफाइड बैलेंस शीट इज़ अ बैलेंस शीट दैट वाज एक्सपेंडेड बाय एडिंग सब सेक्शंस फॉर करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड करंट लायबिलिटीज़। सो आपकी जो क्लासिफाइड बैलेंस शीट है वो एक्सपेंड करती है और ऐड करती है अपने सब सेक्शंस को, जो है आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ पर जो है आपके बने हुए होते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। सो यहाँ पे आपके पास क्या है, करंट एसेट्स प्लस लॉन्ग टर्म एसेट्स प्लस आपके जो है करंट लायबिलिटीज़ पे आपकी क्लासिफाइड बैलेंस शीट्स बनी हुई होती है। प्लस यहाँ पे एक बात और बताना भूल गए कि यहाँ पे आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी इसमें आपके होती हैं और प्लस आपकी जो है ओनर्स इक्विटी भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। सो यहाँ पे आपके जो है करंट एसेट्स कौन से वाले होते हैं, cash and other assets that are expected to be converted into cash, sold or used up usually within a year or less through the normal operation of the business are called current assets। जो आपके आप जिनको कन्वर्ट कर सकते हो एक साल या उससे कम में अपने कैश में, आप उसको जो है नॉर्मल ऑपरेशंस जो आपके होते हैं बिज़नेस के, उससे कन्वर्ट कर सकते हो या आप उन्हें बेच सकते हो एक साल के अंदर अंदर या उससे कम अरसे में। आप उससे कहते हो कि वो आपके करंट एसेट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे आपके पास है कैश आपका होता है, अकाउंट रिसीवेबल होता है, नोट रिसीवेबल होता है और आपके पास सप्लायर्स होता है। इसमें प्रीपेड आपके पास प्रीपेड आपके जो है रेंट वगैरह, और इसमें प्रीपेड जो है आपके इंश्योरेंस होती है वो भी आपकी यहाँ पे आ जाती है करंट एसेट्स में। जो आपके पास नोट रिसीवेबल होता है वो आपका रिटर्न प्रोमिजी होता है, ठीक है। प्रोमिजी नोट होता है कि आप जिससे आपने कस्टमर से पैसे वापस लेने के लिए आपको जो है कि वो आपको पैसे वापस करेगा। आपने जो है वो प्रोमिसरी नोट्स आपने साइन किया हुआ होता है और उस पर जो है कुछ इंटरेस्ट भी होता है जिस पे आप और दूसरी पार्टी जो जिसने आपको इंटरेस्ट पे करना है दोनों एग्री करते हैं, सही। सो यहाँ पे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है आपके क्या होते थे, ये वैसे आपको चैप्टर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, चैप्टर नंबर 2 में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन जो है यहाँ पे मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि बीच में मैंने आपको डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ाया था। सो यहाँ पे हम लोग इसको कवर अप कर लेते हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट also called fixed asset include asset that depreciate over a period of time. Land is an exception as it is not subject to depreciation। जो आपको मालूम है वो अब तो आपको पता चल गया है कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपके पास जो लैंड होती है वो आपकी स्कार्स रिसोर्स होती है, यानी कि एक लिमिटेड रिसोर्स है और जो है लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती। सो यहाँ पे आपके पास जो है इंक्लूड करता है आपके तमाम एसेट्स को जो डेप्रिसिएशन होती है, जिनमें जो मैन मेड होते हैं वो आप उसको डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें आपकी बिल्डिंग है, आपके पास जो है कार है, ट्रक है, या आपके पास जो है प्लांट है, कोई आपका फैक्ट्री है, तो वो आपके पास दुकानें हैं, आप उनकी जो है कर सकते हैं, उसको डेप्रिसिएट कर सकते हैं। आपकी इक्विपमेंट भी और आपकी मशीनरी भी, या आपकी जितनी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि कार वॉश इक्विपमेंट आपका जो है वो भी आपका जो है इसकी भी डेप्रिसिएशन होती है। सो हर वो चीज़ जो मैन मेड है उसकी आप डेप्रिसिएशन करते हैं। इक्विपमेंट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं होती है, लैंड की डेप्रिसिएशन हम लोग नहीं कैलकुलेट करते हैं। जो आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ दैट will be due within a short time, usually 1 year or less, and that are to be paid out of current assets are called current liabilities। लाइबिलिटीज़ जो आपकी शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, जिन्हें आप एक साल या उस कम अरसे में आपने पे करना ही करना होता है, वो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। इसमें आपके पास अकाउंट्स पेबल आ जाता है, नोट्स पेबल आ जाते हैं, आपके वेजेस पेबल आ जाते हैं, इंटरेस्ट पेबल आ जाता है और आपकी अर्न फीस आ जाती है। अब आपकी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं वो कौन सी होती हैं, लाइबिलिटीज़ नॉट ड्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम यूजुअली मोर देन 1 ईयर
और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। जो लाइबिलिटीज़ आपकी ज़्यादा उसकी टाइम के लिए, आपके लंबे समय के लिए नहीं होती हैं, वो आप जिन्हें जो लंबे समय के लिए होती हैं बेसिकली, वो आपके पास होती हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, ठीक है, जो 1 साल से ज़्यादा के अरसे के लिए होती हैं। और जो 1 साल से कम अरसे के लिए होती हैं यानी आप करंट लाइबिलिटीज़ कहते हो। जो आपकी 1 साल से लंबे अरसे के लिए होती हैं वो आपकी नोट्स पेबल हो जाती हैं, आपकी मॉर्टगेजेस पेबल हो जाती हैं, और आपकी जो है यहाँ पे बॉन्ड पेबल हो जाती हैं, ठीक है। सो ये आपके पास आ जाती हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। यहाँ पे हमारे पास जो है एक क्वेश्चन है हमारे पास गिवन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास द फॉलोइंग अकाउंट अपीयर्ड इन एन रजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस ऑफ Hindsight Consulting indicate whether each account would be reported in the current assets, property, plant and equipment, current current liabilities, long-term liabilities or owner's equity section of December 31st 2007 balance sheet of Hindsight Consulting, जेसन कॉर्बलिन कैपिटल, ठीक है। आपके पास फर्स्ट में उसने कुछ आपको जो है नीचे जो है आपको जो ये दिया हुआ है कि आपने उनको किस से देखना है। सो यहाँ पे आपके पास गिवन है कैश है, नोट रिसीवेबल है, अन रेंट है, नोट्स पेबल है आपके पास, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है आपके पास, इक्विपमेंट है, लैंड है, अकाउंट्स पेबल है। सो ये चीज़ें जो आपके उसके ट्रायल में बैलेंस में उसने ये चीज़ें यूज़ की हुई हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करनी है क्लोजिंग एंट्रीज। अमाउंट डेट आर रिलेटिवली परमानेंट फ्रॉम 1 ईयर टू ईयर आर कॉल्ड रियल अकाउंट्स। जो अकाउंट इसके रिलेटिवली परमानेंट होते हैं, जो ईयर टू ईयर होते हैं, उसको हम कहते हैं रियल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। जो अकाउंट्स डेट रिपोर्ट अमाउंट्स फॉर ओनली 1 पीरियड आर कॉल्ड टेम्परेरी अकाउंट। जो सिर्फ 1 साल के लिए आप बनाते हो और उसको वो जो है ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें आप टेम्परेरी अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जैसे आपके एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस आपके नॉमिनल अकाउंट हैं। रियल अकाउंट आपके जितने भी आपके बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, आपके जो एसेट्स हैं और आपकी जो एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं, ये आपके क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं, जो आपके सालाना आपके जो है ना फर्दर फॉलोअप करते हैं। सो दैट इज़ आपके रियल अकाउंट, आपके वो होते हैं जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। बट नॉमिनल अकाउंट नॉर्मली वो होते हैं जो आपके जैसे एक्सपेंसेस हैं, आपकी जो रेवेन्यू है, ये आपका जो है कौन सा वाला बनेगा, आपका नॉमिनल अकाउंट बनेगा, जो इनकम स्टेटमेंट के मोस्टली होते हैं। To report amount for only 1 period, temporary account should have zero balance। जो आपके टेम्प्रेरी अकाउंट्स होते हैं जिन्हें आप जो है ओनली आप जो है ओनली 1 पीरियड जिनको आप रिपोर्ट कर रहे होते हो, उनका जो है शुरू में ज़ीरो बैलेंस होना चाहिए बिगनिंग पीरियड में। इन द एंड ऑफ द पीरियड द रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंस अकाउंट बैलेंस आर ट्रांसफर टू द बैलेंस ऑफ इनकम समरी इज़ देन ट्रांसफर टू द ओनर्स कैपिटल। जो आपका इन द एंड जो आपका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट बैलेंस है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो इनकम समरी में, ठीक है, जो आपके कैपिटल ओनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, सही। द बैलेंस ऑफ द ओनर्स ड्राइंग अकाउंट इज़ आल्सो ट्रांसफर टू द ओनर्स कैपिटल अकाउंट। जो आपका बैलेंस है ऑफ ओनर्स का ड्राइंग अकाउंट्स का, वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो ओनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जो आपके द एंट्रीज डेट ट्रांसफ़र दीज बैलेंसेस आर कॉल्ड इनकम समरी अकाउंट। यहाँ पे डेबिटेड ईच रेवेन्यू अकाउंट फॉर द अमाउंट ऑफ इट्स बैलेंस एंड क्रेडिट इनकम समरी फॉर द टोटल रेवेन्यू। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने फ़ी अर्न और रेंट रेवेन्यू जो है आप अपनी क्लोजिंग कर रहे हो यहाँ पे उसको इनकम समरी में। अच्छा, यहाँ पे आपके देखिए आपकी जो है लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा
फी अर्नड और रेंट रेवेन्यू आपके पास जो है, रेवेन्यू अकाउंट जो है हमेशा आप उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हो, लेकिन आप जो है इसे क्लोज़ करोगे तो आपके पास जो है एंट्री को, तो आपके पास जो है वो डेबिट नहीं जो है आप उसको लिखोगे, और फिर उसके बाद साथ ही आप उसको जो है इनकम समरी के क्रेडिट साइड पे आप उसको पोस्ट कर दोगे। सो यहाँ पे आपके पास जो है फर्दर आप एक्सपेंसेस का भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड पे होते हैं, आप इनको जो है अपनी क्रेडिट साइड पे पोस्ट करके अपना बैलेंस करने के बाद इनकम समरी में आप उसको किधर डेबिट साइड पे क्लोज करोगे। तो इन डेबिट करोगे इनकम समरी फ्रॉम टोटल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट करोगे ईच एक्सपेंस अकाउंट फॉर इट्स बैलेंस। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो है फर्दर हम लोग इनकम समरी जो हमारे पास टोटल बनती है उसको हम जो है यहाँ पे कैपिटल में आप देखिए इस तरीके से हम जो है वो करेंगे, डेबिट करेंगे इनकम समरी फॉर द अमाउंट ऑफ इट्स बैलेंस इन द केस द नेट इनकम एंड क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, सो ये हमारे पास काम हो गया। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इनकम समरी में हम लोग इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास बाकी बचेगा कि एक साइड पे हमारे पास डेबिट साइड पे आ गई है 9,855 और हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगी 16,960। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 7,105। 7,105 को हम लोग जो है लिख देंगे बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड पर, और उसको फर्दर क्लोज करेंगे कैपिटल में। तो डेबिट करेंगे इनकम समरी फॉर द अमाउंट ऑफ इट्स बैलेंस इन द केस द नेट इनकम जो है हमारे पास जो है वो आपके पास जो है यहाँ पे आ जाएगी। हमारे पास जो नेट इनकम है वो हमारे पास अगर गिवन है तो हम उसको भी यहाँ पे जो है वो क्लोज लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है नेट इनकम नहीं है, सो यहाँ पे हम लोग जो है और क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, और हमारे पास जो है ड्राइंग्स का हम लोग अलग सा कॉलम आपको नज़र आ रहा होगा। सो ड्राइंग्स की हम लोग जो है वो क्लोजिंग तो नहीं करते, लेकिन ऐसे यहाँ पे आपको जो है वो अकाउंट जो है आपके कैपिटल में उसको समझे ओनर्स इक्विटी कैलकुलेट कर रहे होते तो हम कैपिटल में से ड्राइंग्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है 4,000 आप जो है इसको जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास वो साथ ही उसने मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कैपिटल में उसने ड्राइंग्स को फर्दर जो है कैपिटल में क्लोज कर दिया है। सो यहाँ पे डेबिट करेंगे कैपिटल अकाउंट फॉर द बैलेंस ऑफ द ड्राइंग्स अकाउंट एंड क्रेडिट कर देंगे ड्राइंग्स फॉर द सेम अमाउंट, और उससे ड्राइंग्स की उसमें भी सेम अमाउंट से आप उसे क्रेडिट कर देंगे। सो इस तरीके से आप जो है ड्राइंग्स का जो है ये अकाउंट जो है क्लोज करेंगे। सो यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास जो है गिवन है किस तरीके से आपने क्लोजिंग एंट्रीज जो है हमने यहाँ पे फर्दर लिखी है। फी अर्नड आपके पास जो है नॉर्मली आपके जो है रेवेन्यू आपका जो है वो आपका क्रेडिट साइड पे होता है, लेकिन आप क्लोजिंग एंट्रीज़ में देखोगे फ़ी अर्नड और रेवेन्यू अर्नड जो है वो आपका डेबिट हो जाता है, ऑपोजिट एंट्रीज़ हो रही होती है, याद रखिएगा। और इसकी इनकम समरी जो है आपके पास क्रेडिट आप कर देंगे। ठीक है, इनकम समरी के अकाउंट में तो इनकम समरी आपके पास क्रेडिट हो जाएगी, और वेजेस ये जो एक्सपेंसेस हैं ये तमाम आपके पास क्या होते हैं, आपके पास डेबिट होते हैं। इनको सबको आपने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है, और इनकम समरी को आप जो है वो डेबिट कर देते हो, यानी कि क्लोजिंग एंट्रीज़ में आप उसकी अपोजिट एंट्रीज़ कर रहे होते हो। इनकम समरी यहाँ पे मैंने देखा था स्टूडेंट्स का उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्लोजिंग नहीं करते हो, इसलिए मैंने ये दोबारा ये यहाँ से चैप्टर शुरू किया है। इनकम समरी आपके पास जो है कैपिटल अकाउंट को भी आप जो इस में क्लोज़ कर रहे होते हो, लेकिन आपका कैपिटल अकाउंट जो है वो इसका भी ये मतलब नहीं है कि वो ख़त्म हो जाता है, वो आपके पास जो है बैलेंस शीट में मौजूद रहता है। और यहाँ पे इनकम समरी आपके पास क्या होती है, आप इसको डेबिट करते हो और क्रेडिट कर देते हो कैपिटल को।
और यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट में आपके पास 4 स्टेप में आप क्या करते हो, 4 स्टेप में आप डेबिट कर देते हो कैपिटल अकाउंट को और यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे आप ड्राइंग्स को। सो ये आपके पास जो है क्लोजिंग एंट्रीज आ जाती हैं, ठीक है। इसका आपके पास 4 स्टेप्स होते हैं और 4 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। जो आपके पास नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट में आपके पास डेबिट हो रहा होता है, आप उसको क्रेडिट कर देते हो और इनकम समरी को उसके अपोजिट मतलब के कर देते हो, सही। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो चीज़ आपके पास जो नॉर्मल आपके पास हो रही थी इनकम स्टेटमेंट में, वो आपके पास डेबिट थी एक तमाम एक्सपेंसेस, मगर आपके पास जो यहाँ पे क्रेडिट होंगे, सही। सो यहाँ पे आपके पास जो है ये 4 स्टेप्स हैं और आपको 4 के 4 स्टेप्स याद रखने हैं। After the closing entries are posted, all of the temporary accounts have zero balance. जो temporary accounts हैं उनमें तमाम का ज़ीरो बैलेंस आ जाएगा, सही। सो यहाँ पे आपके जो है वो temporary accounts को भी एक्सप्लेन करें कि आपके temporary accounts कौन से वाले होंगे। और यहाँ पे फर्दर आपके पास जो है एक एक्सरसाइज गिवन है, इसको जो है अब आप खुद से बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करें बिल्कुल इसी तरीके से। इसमें आपके पास क्या गिवन है, एडजस्टेड जो है अकाउंट्स ने आपको एडजस्टेड एट जुलाई 31 द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर, द फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फॉर द लेजर ऑफ कैपरेटो सर्विसेज कॉरपोरेशन टैरी लंबर कैपिटल, ये है। उसकी ड्राइंग्स भी आपके पास गिवन है, फ़ी एंड भी आपके पास गिवन है, वेजेस एक्सपेंसेस भी है, रेंट एक्सपेंस भी है, सप्लाईज एक्सपेंस भी है, मिसलेनियस एक्सपेंस भी है आपके पास गिवन। आपने क्या करना है, जर्नलाइज करना है 4 एंट्रीज़ को और इसका रिक्वायर्ड टू क्लोज द अकाउंट और उसका आपका क्लोजिंग अकाउंट बनाना है। और ये आपके पास आज आपका क्लास असाइनमेंट है, ये आपके पास ग्रुप असाइनमेंट है, तो आप इसको अभी आप बैठ के ग्रुप में करेंगे। सो यहाँ पे आपके पास जो है एंट्रीज़ जो है करनी है, सही। सेम आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है अब आपकी जो है फ़ी अर्न इनकम सैलरी और लेकिन आपके इसके लेजर जो हैं अब आपको खुद बनाने होंगे, ठीक है। लेजर आप खुद बनाएंगे। सो ये एंट्रीज जो है आपके पास जो है मैंने जो है यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार फिर से आप इसको गौर से देख लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो है आपका वो भी बताती हूँ, आपने कौन कौन सा क्वेश्चन जो है यहाँ पे एंटर करने हैं। फर्दर आपके पास वही केस आ जाता है कि आपने यहाँ पे इसके जो है इसका फर्दर आपने क्या बनाना है, आपने लेजर बनाने के बाद इसको पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आपने इसका बनाना है, सही। तो ये आपके पास जो है आपने इसका पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी इसके बाद बनाना है। ये इतना आप जो बैलेंस्ड आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मगर आपको पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस खुद बनाना पड़ेगा। मगर आप इसमें देख सकते हैं कि आपको इनकम समरी नज़र नहीं आ रहा होगा। इनकम समरी कभी भी आप पोस्ट क्लोजिंग में नहीं लिखते हो, ठीक है। बिल्कुल आपका वैसे ही बनता है जैसे आपका ट्रायल बैलेंस होता है, लेकिन इसमें आपके पास जो है कैपिटल होता है, अर्न एंड रेंट भी है, वेजेस पेबल भी है, जो आपके तमाम आपके एक्सपेंसेस वाले एक्सपेंसेस था जो इनकम स्टेटमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो क्लोज हो चुके होते हैं। इसमें आपको ड्राइंग्स भी नज़र नहीं आ रही होगी, इसमें आपको जो है ड्राइंग्स नहीं नज़र आ रही हैं और आपको इसमें जो है रेवेन्यू नज़र नहीं आ रहा होगा और इसमें आपको एक्सपेंसेस के आपके अकाउंट में क्योंकि उसकी हमने क्लोजिंग कर दी थी। सो ये था आज का हमारा जो है इसके ऑब्जेक्टिव 4 जो हमारा था कि डिस्क्राइब करना है हमने अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। द अकाउंटिंग प्रोसेस दैट बिगिन विद एनालाइजिंग एंड जनरलाइजिंग ट्रांजेक्शन and end with preparing the accounting records for the next period transaction is called the accounting cycle. There are 10 steps in the accounting cycle. अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो आपके अकाउंटिंग साइकिल जो है वो क्या है कि आप एनालाइज करोगे, जनरलाइज करोगे ट्रांजेक्शन को और उसकी एंड करोगे आप प्रिपरेशन को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नेक्स्ट पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए, जिसको हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे आपके अकाउंटिंग साइकिल में आपके पास 10 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप्स होता है आपके पास ट्रांजैक्शन एंड एनालाइजिंग द एंड रिकॉर्डेड इन द जर्नल, और फिर उसके बाद आप सबसे पहले एनालाइज करोगे और रिकॉर्ड करोगे जर्नल में। नंबर 2 में आप क्या करोगे, उसकी पोस्टिंग करोगे लेजर में ट्रांजैक्शन को, और थर्ड में आप क्या करोगे, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर करोगे। फोर्थ में अब आपके पास काम क्या होता है, एडजस्टेड डाटा को आप असेंबल करोगे और एनालाइज करोगे।
फिफ्थ में आपके पास क्या करोगे, आपके जो ऑप्शन है ऑफ अ पीरियड स्प्रेडशीट, जो आपके वर्कशीट आप लोगों ने बनानी है, उसमें आपकी वर्कशीट में क्या आ जाता है, आपका सब कुछ ही जितना भी आपने अभी एडजस्टर्स भी ये मैं अभी आपको फिर बाद में बताती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, कि इसमें आपके पास वर्कशीट में आपके पास सब कुछ आपकी जितनी एडजस्टेड आपने एंट्रीज़ की हैं वो आपको लिखनी होती हैं। आपने आपका रजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस बनता है, आपका पिछला ट्रायल बैलेंस भी आपने उसे मैनेज करके लिखना होता है। प्लस आपने जो है यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी होती है, आपकी जो है यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनती है। सो ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी, और आपके पास जो है ना आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी आपका जो है इसमें बनता है। तो सारी एक आपकी शीट पे जो है आपको जिसको ले आते हो वो आपके पास बनती है वर्कशीट। सो उसके एडजस्टेड एंट्रीज़ आपकी क्या होती है, जनरलाइज। सिक्स में आपके पास है एडजस्टिंग एंट्रीज़ को आप जनरलाइज करते हो, पोस्ट करते हो लेजर में। सेवन्थ में आप क्या कर रहे हो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर रहे हो। एट्थ में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो। नाइन्थ में आप जो है क्लोजिंग एंट्रीज़ को जनरलाइज कर रहे हो और पोस्ट कर रहे हो लेजर में। और 10वीं स्टेप्स होता है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, जो है आप उसको प्रिपेयर करते हो। सो ये हमारा जो थे तमाम स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सो ये हमने जो है इलस्ट्रेट द अकाउंटिंग साइकिल फॉर वन पीरियड, ठीक है, ये अब हम लोग करेंगे। सो ये आपके पास जो है आपके टेक्स्ट बुक में जो है इसका आपके पास जो है एक क्वेश्चंस हैं, वो आप कंप्लीट करोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि उसको हम कैसे करेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव 6th ऑब्जेक्टिव था कि हम इसका जो है एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय द फिजिकल ईयर एंड द नेचुरल बिजनेस ईयर। जो हमारे पास फिजिकल ईयर और नेचुरल बिजनेस ईयर है वो क्या होता है। एनुअल अकाउंटिंग पीरियड जो अडॉप्ट करता है बाय द बिजनेस इज़ नोन एज इट्स फिजिकल ईयर। जो एनुअल अकाउंटिंग पीरियड जो आपके पास है, जो अडॉप्टेड बिजनेस ने अडॉप्ट किया हुआ है, उसको आप फिजिकल ईयर करोगे। फिजिकल ईयर जो आपके पास जैसे आपका गवर्नमेंट का जो होता है फर्स्ट ऑफ जो आपका है वो जून टू नेक्स्ट आपके पास 31st जो है वो आपके पास बनता है 31st ऑफ मई, ठीक है। व्हेन अ बिजनेस अडॉप्ट अ फिजिकल ईयर दैट एंड्स व्हेन बिजनेस एक्टिविटीज़ हैव रीच्ड द लोएस्ट पॉइंट इन इट्स एनुअल ऑपरेशन सच एज फिजिकल ईयर, ठीक है। सो ये आपके पास बनता है यहाँ पे फिजिकल ईयर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड हम लोग करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है प्रॉब्लम नंबर आप जो एक्सरसाइज बल्कि एक्सरसाइजेस आप जो है ना वो सॉल्व करके देखें। एक्सरसाइज 4.1 टू 4.10 आप लोग जो है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो ये आपका जो है आपका जो यहाँ पे इलस्ट्रेट अकाउंटिंग साइकिल को आपको वो एक्सप्लेन करने में अलग-अलग एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो ये आज का जो है ना आपका असाइनमेंट भी है और आपका काम भी है। सो हम आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर रहे हैं।